हेलो दोस्तों, आज मैं निंजा असासिन नामक एक मार्शल आर्ट मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो निंजा असासिन का योद्धा बनता है। तो कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी किसी आदमी के शरीर में टैटू बना रहा है जो गैंगस्टर का काम करता है, और बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि यह टैटू शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तभी गैंगस्टर का दूसरा आदमी आकर अपने बॉस को एक लिफाफा देता है, जिसे वह खोलते हैं तो काली रेत निकलती है, जिसे देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उस काली रेत को देखकर बूढ़ा आदमी परेशान हो जाता है और कहता है कि यह काली रेत दुनिया के सबसे खतरनाक निंजाओं के आगमन का संकेत है, और वह बताते हैं कि बहुत पहले उनसे उनका सामना हो चुका है। तभी गैंगस्टर उनको कायर बोलते हैं, तो बूढ़ा आदमी उनको अपने सीने में एक निशान दिखाता है और कहता है कि यह निंजा के हमलों के कारण हुआ है। और तभी अचानक एक आदमी का सिर कट जाता है, हर जगह खून बिखर जाता है। तभी एक तार नीचे आती है और दूसरे आदमी को फंसाकर ऊपर खींचती है, और जब नीचे फेंकती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। निंजा अंधेरे में छिपे रहते हैं और सभी लोगों के शरीर के अंगों को एक बार में काट देते हैं, जिससे वहाँ खून ही खून बाहर आ जाता है। और एक निंजा अंधेरे से बाहर आता है और बूढ़े आदमी को मार देता है। और फिर आगे की सीन में जापान के ओजुनो कबीले को दिखाया जाता है। यह एक निर्दयी निंजाओं का कबीला है। यह कबीला दुनिया भर से बच्चों को इकट्ठा करता है। यह बड़ा हत्यारा निंजा बनने के लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। निंजा असासिन बनने के लिए यह वर्ल्ड बिल्डर के बीच काफी लोकप्रिय है, पर ये दुनिया से छिपे हुए हैं, और कोई भी इनको अगर 2 पाउंड सोना देता है तो वह इनके लिए हत्या करने का काम करते हैं। ओजुन कबीला बहुत वर्ष से अंधेरे में रहता है। रूसी राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री और भी बड़ी हस्तियों की हत्या के पीछे इन्हीं को बताया जाता है। इस बात को जो कोई भी जानता है पर बताने से डरता है। अगले सीन में कबीले के मुखिया एक लड़के से परिचित कराते हैं जिसका नाम राजो है। इसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है, तो कबीले के मुखिया उसे यहाँ ले आते हैं। कुछ लोग ओजिनो को बताते हैं कि राजो उसके बाद कबीले का मुखिया बनेगा, और राजो की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। जब राजो 10 साल का हो जाता है तो उसे गलती करने पर उसके शरीर में निशान बना दिया जाता है। निंजा में जो छुपे रहने के गुण होते हैं वह राजो को बिना आवाज के लकड़ी पर चलना सिखाया जाता है, जिससे उसमें आवाज हो जाती है, जिससे उसके मुखिया उसे छड़ी से पीटने लगते हैं। पर राजो अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेता है, लेकिन रात में दर्द के कारण बहुत मुश्किल से वह सो पाता है। पर वह पहली बार अपने जीवन में दयालुता देखता है जब एक लड़की उसके पैरों के घाव में दवा लगाती है। उस लड़की का नाम किरिको है। वहाँ ट्रेनिंग में निंजा बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने साथी के साथ दया भावना ना रखें। किरिको अलग है, वह हिंसा और हत्याओं पर विश्वास नहीं करती है, पर उसकी इसी सोच का समर्थन कबीला नहीं करता है। समय बीतता है, राजू और किरिको दोनों एक साथ बड़े होते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते, लेकिन हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। राजू अब ओजुनो द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद सबसे प्रतिभाशाली निंजा बन जाता है। ताकेशी एक बड़ा निंजा है जिसके साथ राजू का मैच होता है, पर उसी प्रतिद्वंदी के गलत रणनीति के कारण राजू हार जाता है, जिससे मास्टर नाराज हो जाता है और राजू को कमजोर होने का दोषी मानता है, और सजा के तौर पे उसके पेट में उंगली डाल देते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और उसकी अंतिम ट्रेनिंग यही होती है कि उसे बिना इलाज के जीवित रहना है। अगली सुबह जब ओजुनो उसके कमरे में आते हैं तो वह देखते हैं कि राजो इस ट्रेनिंग को पास कर लेता है, और इस ट्रेनिंग को पास करने के बाद मास्टर उस पर गर्व महसूस करते हैं, और इसके बाद राजो कबीले का सबसे प्रतिभाशाली निंजा बन जाता है। फिर उसकी आंख में और हाथों में पट्टी बांध के एक प्रतिद्वंदी के साथ मैच कराया जाता है, जिसमें राजो अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है। किरिको उस पर बहुत गर्व महसूस करती है, और दूसरी तरफ किरिको ओजुनो से नफरत करने लगती है और कबीले के छोटे छोटे नियमों को मानने से इनकार करती है।
जिससे राजू उसको समझाता है कि अगर मुखिया को ये पता चला तो उसका दिल निकाल लेंगे। तो कीरको कहती है कि उसका दिल राजू के पास है, जिसे कोई भी नहीं चुरा सकता। एक ट्रेनिंग के दौरान कीरको अपने प्रतिद्वंदी को चाकू से घायल करना था, जिसके लिए वह मना कर देती है। तो ओजुनो उसका चेहरा काट देते हैं और उसे एक पिंजरे में फेंक देते हैं। फिर राजू उससे मिलने आता है और उसे पानी पिलाने के लिए चुपचाप बाहर निकालता है। कुछ दिन बाद एक बरसात की रात में कीरको वहाँ से भागने लगती है, तो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। तो कीरको उसे भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन राजू मना कर देता है और कीरको दीवार कूद के भागने लगती है। तभी उसे पकड़ लिया जाता है और एक पुराने ताकिसी ने उसके दिल में सूली डाल के उसे मार डाला। उस दिन से राजू पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह कबीले की तरफ वफादार रहता है। अगली सीन में कुछ साल बाद बर्नी यूरोपल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिसमें फॉरेंसिक शोधकर्ता जिसका नाम मीका है, उसे कबीले के अस्तित्व के बारे में सबूत मिले हैं और वह इन बातों से अनजान है कि इस जानकारी का टुकड़ा कितना खतरनाक है। उसके लिए वह इस जानकारी को अपने बड़े अधिकारी से बताती है, जिनका नाम मास्लो है। वह इस जानकारी को मानने से इनकार कर देते हैं कि कोई गुप्त निंजा संगठन है, लेकिन मीका ने उन्हें रिपोर्ट दिखाई कि विश्व में नेताओं के धन का जाना और कई बड़ी हस्तियों की मृत्यु के पीछे इन्हीं का संबंध साबित होता है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद मास्लो की रुचि दिखाई देती है और वह इस मामले की गहराई तक जाने का फैसला करते हैं और उन्हें चलता है कि एक बड़े रैगिंग KGB एजेंट 17 ने ऐसी रिपोर्ट बनाई थी और जैसे ही उन्हें इस काम में पहचान मिलने लगी तो उन्हें भ्रमित होने के कारण उनके पद से निकाल दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। फिर हम देखते हैं कि राजू भी बर्लिन शहर में एक विशेष कार्य के लिए जर्जर अपार्टमेंट में जा रहा है। हर सुबह कीलों के टुकड़े में प्रशिक्षण करता है, जैसा कि उसे उसके गुरु ने सिखाया था। एक दिन वह पास के कपड़े धोने वाली दुकान में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो बहुत मिलनसार रहती है, लेकिन वह तुरंत उसे एक निंजा के रूप में पहचान लेता है। वे दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और कड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन में खून टपक रहा था और एक लड़की का शरीर उसमें घूम रहा था। इसी बीच मीका अपने जांच में एक कदम आगे बढ़ती है और पूर्व एजेंट की पत्नी से मिलने जाती है, जिसे कबीलों के बारे में बात करने के लिए मार दिया जाता है। महिला ने खुलासा किया उसका पति एक मजबूत साहसी व्यक्ति था, लेकिन घोटाले के बाद सब कुछ बदल गया। वह इतना कायर हो गया कि हर दरवाजे और खिड़की पर कम से कम 2 ताले लगाता था और घर में बहुत ज्यादा रोशनी कर दिया, जिससे कहीं अंधेरा ना रहे, इसीलिए कि निंजाओं के पास छिपने के लिए कोई जगह ना हो। फिर भी एक रात लाइट बंद हो गई और वह मारा गया। काम के अगले दिन एक उच्च अधिकारी मीका से मिलने कार्यालय में आते हैं और कहते हैं कि जिनके बारे में वह बात कर रही है वह लोग उस पे नजर रख रहे हैं। तुम जिस चीज के बारे में उत्सुक हो उसके बारे में तुम नहीं जानती हो। और उसी शाम मीका सावधानी से घर आती है, लेकिन उसे पता चला कि पूरे ब्लॉक में बिजली नहीं है। फिर भी वह अपने अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर जाती है, लेकिन फिर एक निंजा द्वारा उस पर हमला किया जाता है और आश्चर्यजनक रूप से एक अन्य निंजा उसकी जान बचाता है, हथियारों को मार डालता है। वह कोई और नहीं राजू था और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिसमें राजू अपना पहला कत्ल करते हुए दिखाया जाता है और वह अपने अंदर की सारी गुस्सा निकालते हुए बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है और वह कबीले के बाकी सदस्यों से मिलने के लिए छत पर जाता है। लॉर्ड ओजुनो कहते हैं कि उन्हें राजू पर गर्व है और वह उसे अपने करीब बुलाते हैं, लेकिन राजू ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इससे उसका चेहरा और आंख कट गई, जिससे उसकी निंजा साथी उस पर हमला कर देते हैं और उसे गंभीर चोट पहुंचाने के बाद इमारत से धक्का दे देते हैं। पर पानी में गिरने से राजू बच जाता है और पूरी तरह ठीक होने के बाद वह ओजुनो की हत्या करने का प्रयास करता है और कबीले के खिलाफ काम करता है और इसी कारण उसने मीका की जान बचाई है।
और वे कार से एक होटल में जाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं, क्योंकि निंजा उन्हें ट्रैक करने के लिए एक विशेष सूंघने वाली तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके बाद मीका मास्लो को फोन लगाती है और बताती है कि राजू उसके साथ है, और फिर मास्लो उसे बताते हैं कि उसे आदेश मिला है कि राजू के सामने आते ही उसे पकड़ लिया जाएगा। और जब तीनों चर्चा करने के लिए मिलते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और चारों तरफ से राजू को घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे एक ठिकाने पर ले जाया जाता है। एकांत जेल में जंजीरों से बांध दिया जाता है। जब मीका को यह पता चलता है कि मास्लो ने हताश होकर उसे गिरफ्तार किया है तो मीका उसे छोड़ने के लिए कहती है, तो मास्लो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह जेल में सुरक्षित है। रात में मीका राजू से मिलने जाती है और उसे पानी देती है। राजू उसे बताता है कि कभी भी यहाँ हमला हो सकता है और हत्यारे किसी भी क्षण यहाँ आ जाएंगे। तो मीका मास्लो को यह चेतावनी देती है, पर तब तक देर हो जाती है और लाइट बंद हो जाती है। निंजा अंधेरे से बाहर आ जाते हैं और सभी सैनिकों को मार डालते हैं और राजू को मारने जाती है तो मीका जल्दी से उसके हाथों की जंजीरों को खोल देती है। तो वह निंजाओं से लड़ने लगता है और मीका को भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह दोनों को नहीं बचा सकता। राजू ओजुनो कबीले का अब तक का सबसे अच्छा छात्र था, फिर भी निंजाओं की भीड़ से लड़ना उसके लिए मुश्किल है। अंत में ताकेशी और राजू सड़क पर आ जाते हैं और ताकेशी राजू को मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन मीका समय पर आ जाती है और उसे अपनी कार से टक्कर मार देती और राजू को लेकर होटल में आती है। राजू गंभीर रूप से घायल है, फिर भी उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। मीका बेहोशी में उसके पास बैठकर बातें करती है और उसका इलाज न करवा पाने के लिए माफी मांगती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है। और इसके बाद वह एक ट्रैकिंग डिवाइस खींचती है जो मास्लो को उनका स्थान बताती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले हत्यारे आ जाते हैं और राजू का अपहरण कर लेते हैं। और जब पुलिस पहुंचती है तो मीका को सोफे में बैठे पाती है। वह उन्हें बताती है कि राजू 10 मिनट पहले अपहरण कर लिया गया है। और इधर कबीले के आधार पर राजू को लॉर्ड ओजुनो को दे दिया जाता है। वह आदमी उसे माफी मांगने का आखिरी मौका देता है, लेकिन राजू इनकार कर देता है, जिससे ओजुनो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। पर उसे लगता था कि राजू उसकी जगह ले सकता है और कबीले के स्वामी बन सकता है। वह राजू को उसी स्थिति में खड़ा करता है जिस स्थिति में कीरको को मार दिया गया था। इसके बाद राजू को उंगली के प्रहार से 3 बार मारा जाता है, जबकि अधिकांश लोगों को एक झटके में मार दिया जाता है। इसके बाद राजू को खून की उल्टी होती है और उसके साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस की उल्टी कर देता है। और इससे पहले कि निंजा उसे देख पाते, मीका पुलिस फोर्स लेकर वहां आ जाती है और उन पर हमला कर देती है और कई निंजा विस्फोट में मारे जाते हैं और वह अंधेरे में छिप नहीं पाते। और इस लड़ाई में दोनों पक्षों के कई लोग मारे जाते हैं और राजू का सामना ताकेशी और उसके लोगों से होता है। भले यह लड़ाई उसकी अकेले की होती है, पर वह सभी निंजाओं को मार डालता है और ताकेशी के हमले की प्रतीक्षा करता है। फिर दोनों अपनी सारी ताकत से लड़ते हैं और अंत में राजू जीत जाता है और अंत में गर्दन काट देता है। अब राजू को जिस एक आदमी का सामना करना है वह उसका पूर्व मालिक है, ओजुनो। वह देखता है कि बूढ़ा आदमी एक कमरे के अंदर शांति से बैठा हुआ है, जबकि लोग बाहर मर रहे हैं। तभी मास्टर हवा में गायब होकर अंधेरे से बाहर आता है और राजू को धक्का देकर राजू को उड़ाकर दूसरे कमरे में भेज देता है। और फिर दोनों अपनी तलवार निकालते हैं और फिर भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। ओजुनो ने खुद को राजू का पिता होने का दावा करते हुए उसे माफी मांगने का एक और मौका देते हैं, लेकिन राजू ने उत्तर दिया कि वह किसी का बेटा नहीं है और वह कहता है कि इसी क्षण मैं तुमको मार डालूंगा। इतना कहकर दोनों छलांग लगाते हैं, लेकिन ओजुनो फिर से गायब हो जाता है। अचानक मीका राजू की मदद करने के लिए कमरे में आती है। तभी ओजुनो अंधेरे से बाहर आता है और मीका की छाती में हमला कर देता है।
और वह जैसे ही मीका पर दोबारा हमला करता है तो राजू एक छाया बनाकर ओजुनु को तलवार से उसके शरीर में बार बार हमला करता है और उसे मार देता है और मीका को कंधे में लेकर बाहर आता है और पैरामेडिकल की टीम मीका की जांच करती है तो वह जिंदा रहती है क्योंकि उसके भी दाहिने तरफ दिल था। और अंत में राजू एकेडमी की दीवार से कूद जाता है जैसा कि कीको चाहती थी। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।